देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सचिवालय और विधानसभा परिसर में सीएम धामी ने स्थापित किए गए हेल्थ एटीएम निःशुल्क होंगी 72 तरह की स्वास्थ्य जांच। हाईकोर्ट ने रामनगर बाजपुर स्थित कोसी नदी में अवैध खनन रोकने के दिए निर्देश, 24 घंटे पुलिस की तैनाती। बिंदु के आरोप पत्र के मामले में राजीव भरतरी को सरकार ने दिया झटका, अधिकार सीज, तबादले निरस्त। राज्य आंदोलनकारी हीरा सिंह नेगी का 82 वर्ष की आयु में निधन, शोक में डूबे पयाल्टी गांव निवासी। उत्तराखंड में 20 अप्रैल को नहीं चलेगी रोडवेज बसें, संयुक्त मोर्चा ने किया हड़ताल का ऐलान, निजी बसों के संचालन पर सरकार से नाराज। हरिद्वार फर्जी प्रमाण पत्र मामले में अदालत के आदेश पर एसडीएम प्रधान समेत 11 पर मुकदमा दर्ज, जिला सत्र न्यायालय ने लिया फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर कालाढूंगी से है, जहां मुख्यमंत्री के 7 मार्च के आगमन की तैयारी को लेकर प्रदेश और जिले के नेता सहित विधायक ने सभा स्थल की। वहीं निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, थाना अध्यक्ष सहित समस्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक सभा होगी जिसमें लगभग 10,000 लोग, कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता मौजूद रहेगी। इतनी बड़ी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी के लिए विकास की कई योजनाओं की घोषणा करेंगे, जिससे कालाढूंगी के विकास को गति मिलेगी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी भी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी भी आ रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी भी आ रहे हैं और अनेक नेता हैं। एक पहली बार आगमन देश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी का है। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और बहुत अच्छे ढंग से लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से लगे हुए हैं, कल संख्या 10,000 से ऊपर है। बहुत अच्छा कार्य। खबर रुड़की से है, जहां भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी पुलिस फोर्स और तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि थाना भगवानपुर क्षेत्र के डाला जलालपुर में पिछले वर्ष शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदाय के बीच में बड़ी हिंसा हो गई थी, जिसके बाद कई दिनों तक प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर लोगों के द्वारा शोभा यात्रा निकालने के लिए अनुमति मांगी गई थी। हम शासन प्रशासन का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज जो है ये भव्य शोभा यात्रा में सभी का सहयोग है। प्रशासन ने व्यवस्था बड़ी सुंदर बनाई है और इसका पूरा श्रेय प्रशासन को जाता है। सभी ग्रामवासी और हिंदू समाज के लोग भी प्रशासन का सहयोग करेंगे, लेकिन ये पूरी व्यवस्था बहुत सुंदर व्यवस्था प्रशासन ने बनाई है। इसका पूरा श्रेय जो है शासन, जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है, पार्टी ने भी बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है, बहुत सुंदर निर्णय लिया है और प्रशासन ने भी बहुत सुंदर निर्णय लिया है। देखिए, अभी हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा लगभग संपन्न होने के अवसर है और जो यहाँ पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी तैनात थे, उन्होंने विधि व्यवस्था की कोई भी स्थिति उत्पन्न होने की सभी आशंकाओं को निवारित करते हुए सकुशल संपन्न कराने में अपना बेहतर योगदान दिया है। अन्य स्थानों पर भी जो शोभा यात्राएं चल रही थी, उनमें से कुछ संपन्न हो चुकी हैं सकुशल। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधम सिंह नगर के गुलजारपुर में 300 एकड़ फॉरेस्ट भूमि में खनन माफियाओं द्वारा 1000 से ज्यादा पेड़ों को काटकर कई किलोमीटर सड़क निर्माण किए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वन भूमि में खनन माफियाओं द्वारा बनाई गई चारों सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर 24 घंटे निगरानी करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने एसएसपी उधम सिंह नगर को इन बैरिकेडिंग में वन विभाग के कर्मचारियों के साथ पुलिस बल की तैनाती करने को कहा है। आज रामनगर रेंज के डीएफओ कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि अवैध खनन को रोकने के लिए
उनके पास कर्मचारियों का अभाव है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान खनन माफियाओं ने उनके एक कर्मचारी को ट्रैक्टर से हत्या कर दी थी। पेड़ों को काट के इलीगल माइनिंग की जा रही है। उस फॉरेस्ट एरिया में करीब 4 रास्ते जो इलीगली बनाएंगे, जिसमें माइनिंग माफिया अपने ट्रक और डंपर वगैरह क्रॉस करा रहे थे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने चारों रास्तों पे बैरिकेडिंग के सख्त निर्देश दिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि चारों रास्तों को दोनों तरफ से फॉरेस्ट की बल्ली लगेगी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 24 आवर्स उनके कोई ना कोई ऑफिसर वहाँ पर मौजूद होगा। जब ये निर्देश दिया गया तो डीएफओ प्रेजेंट थे कोर्ट में, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी खतरा है उन माइनिंग माफियाओं से और पहले भी हमला हो चुका है। तो तब एसएसपी उधम सिंह नगर को निर्देश दिए गए हैं कि रिक्वायर्ड टीम और जो भी हेल्प फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए, पुलिस की सपोर्ट उनको दी। अब बात अगली खबर की। हनुमान जयंती पर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरतते नजर आ रहा है। रामनवमी पर देश के कई राज्यों में शोभा यात्रा निकालने को लेकर बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हरिद्वार पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही ड्रोन कैमरे से पूरे क्षेत्र में नजर रखी जा रही है। हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उपद्रवी तत्वों पर शांति व्यवस्था प्रभावित करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि हनुमान जयंती के मौके पर सभी थाना क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सभी थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। उपद्रवियों पर ड्रोन कैमरे से सख्त नजर रखी जा रही है। हनुमान जयंती के जो हमारे जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिनके नियमानुसार पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति दी गई है, तो विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है। इसको देखते हुए जहाँ जहाँ हमारे ज़्यादा जुलूस और धार्मिक यात्राएं निकल रही है, उसको देखते हुए हमने संबंधित थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अफसर्स की नियुक्ति की है। साथ ही साथ हर जगह मजिस्ट्रेट अफसर नियुक्त रहेंगे। ड्रोन से निगरानी करने के लिए बताया गया ऐसे इलाकों में। साथ ही साथ समस्त जुलूसों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और सभी रूटों पर पुलिस व्यवस्था के लिए अलग अलग से हर थाना क्षेत्रों से जुड़े। हरिद्वार की शुगर मिल का पेराई सत्र अंतिम चरण में चल रहा है। पेराई सत्र के समापन से पहले किसानों का गन्ना चीनी मिलों पर पहुंच जाए, इसलिए समिति ने लिब्राहेड़ी सहकारी गन्ना समिति के सभागार में गन्ना पर्यवेक्षक, चीनी मिल के गन्ना मैनेजर की बैठक आयोजित कर किसानों की समस्या के समाधान पर चर्चा की। बैठक में पहुंचे सुनील राठी ने बताया कि पेराई सत्र के समापन होने के बाद अधिकतर किसानों का गन्ना बचा रह जाता है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार पेराई सत्र 100% किसानों का गन्ना मिलों तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए गन्ना पर्यवेक्षक और सुपरवाइजर को निर्देशित किया गया है। किसानों के गन्ना की रिपोर्ट 3 दिन के अंदर गन्ना समिति को भेजने का निर्देश भी दिया है, ताकि भविष्य में किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। किसानों के खेत में गन्ना के समाप्त होने के बाद ही पेराई सत्र समाप्त किया जाएगा। ये विशेष रूप से आपको क्या ऐसा ना हो कोई सुपरवाइजर। प्रयास ये है गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारा कि चीनी मिल तब तक जब तक किसान के गांव में एक एक खेत का गन्ना चीनी मिल में आपूर्ति नहीं हो जाता, तब तक चीनी मिल चलती रहेगी। संभावित अभी देखने में आ रहा है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक हमारा पेराई सत्र जा रहा है। कैलेंडर भी उसी स्पीड में चल रहा है और आगे जो उस पर निर्णय लिया जाएगा वो संयुक्त जो भी निर्णय होगा उसका सभी लोग मतलब फॉलो करते हुए समस्त किसानों का गन्ना हम आपूर्ति कराएंगे। ये जो पेराई सत्र है 2022-23 वो अपने अंतिम चरण में है और हमारा प्रयास है कि जो किसान हैं, गन्ना किसान हैं, उनका समस्त गन्ना चीनी मिल को चला जाए, समय पे चला जाए। तो उसी के निमित्त आज चीनी मिल और हमारी समिति के जो अधिकारी हैं और जो सुपरवाइज़र हैं उनकी हमने बैठक की है और उसमें उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई वो फील्ड में सर्वे करें, किसका गन्ना अधिक बचा है और किसका गन्ना खत्म हो गया, उसकी रिपोर्ट को हमें 10 तारीख तक। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के खानपुर में हरिद्वार पुरकाजी रोड स्थित ब्राह्मणवाला गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। फरार बदमाश की धरपकड़ के लिए पुलिस के आला अधिकारी आसपास के खेतों में खोजबीन कर रहे हैं। आज शाम गोवर्धनपुर चौकी प्रभारी नवीन चौहान अपनी टीम के साथ हरिद्वार पुरकाजी रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने बदमाशों का पीछा किया और पुलिसकर्मियों की बदमाशों से मुठभेड़ भी हो गई। बाइक सवार
जो है मुजफ्फरनगर साइड से थाना खानपुर क्षेत्र में आ रहा था, उसको एक रूटीन की चेकिंग की जा रही थी। वहाँ इंस्पेक्टर नवीन थे और उनके द्वारा बाइक सरमार जो है गाड़ी नहीं रोकी। जब उसका पीछा किया गया तो गन्ने खेत में भागे और फायर किया पुलिसकर्मी के ऊपर, जिस पर जवाबी कार्रवाई में भी पुलिसकर्मी द्वारा फायर किया गया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी। अभी प्राथमिक रूप से जो जानकारी मिली है उसमें वो बदमाश मुजफ्फरनगर साइड का अभी इसकी तस्दीक हुआ, जिसके आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला है। ये लोग किस प्रयोजन से यहाँ पर आए थे और क्या मंसूबे थे, इस संबंध में उससे पूछताछ की जाएगी। अभी चूंकि उसको घायल अवस्था में है तो उसको रुड़की सिविल अस्पताल में वहाँ पर एडमिट कराया गया। अब बात अगली खबर की। श्री बालाजी मंदिर समिति रूपनगर के तत्वाधान में श्री हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भगवान गणेश की 15 फुट की प्रतिमा के साथ उनकी सवारी चूहों ने भक्तों को खूब रिझाया। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान ने भक्तों का मनोरंजन किया। साथ ही राधा और कृष्ण भी भक्तों के संग मिलकर यात्रा में जमकर नाचे। हनुमान जी के 7 भाइयों बांके बिहारी की रासलीला और भोलेनाथ के अघोरी रूप की भी झांकी शोभा यात्रा के आकर्षण का केंद्र रही। बालाजी महाराज के दरबार से निकली भव्य शोभा यात्रा भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा शिशु मंदिर से होकर मंगल पड़ाव, सिंधी चौराहा, काला ढूंगी रोड, जेल रोड, मुखानी चौराहा, हीरानगर चौराहा से होते हुए मंदिर प्रांगण में पहुंची। इस सभा का जो आज यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए परिवार है हमारा, और आज जो बालाजी का शोभा यात्रा निकल रही है उसको लेकर हमारे कायस्थ सभा द्वारा फल वितरण और पानी वितरण का आयोजन किया गया है। और ये हमारा कायस्थ परिवार एक बड़ा परिवार है और चित्रदूप जो हमारे महाराज है उनका एक परिवार है, और उसके लिए आज उनकी सेवा के लिए आज बालाजी का जो दरबार जो डोला निकल रहा है उनकी सेवा के लिए आज हमारा कायस्थ सभा परिवार खड़ा है और पानी और बिस्किट और केले का वितरण किया जाएगा। मैं जानता हूँ आज भी कलयुग में हनुमान जी अगर कोई भगवान यहाँ पर उपस्थित है तो हनुमान जी हैं, और मैं विगत 40 वर्षों से मंगल का उपवास करता हूँ और हनुमान जी की प्रेरणा से आज 25 साल हो गए मैं मीट मांस नहीं खाता। तो कल हमने भी हनुमान जी की जयंती के अवसर पर हमने 3 मूर्ति मंदिर में भंडारे का आयोजन किया, सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं। और आज ये भव्य शोभा यात्रा जिसमें हमारे पूरन पाठक जी यहाँ सभासद भी रहे हैं, आज वो धर्मगुरु हैं। रूपनगर से बालाजी मंदिर से ये शुरुआत होती है और यहाँ से ये शोभा यात्रा शुरू हो रही है और बालाजी मंदिर तक ये पहुँचेगी। बालाजी महाराज की जो शोभा यात्रा निकल रही है इसमें हम लोग अपना थोड़ा सा योगदान सहयोग दे रहे हैं और आगे भी यही आशा करेंगे कि ऐसे ही हम लोग दिन प्रतिदिन अपने लोगों की सबकी भीड़ बनाते रहें कायस्थ परिवार की, और इसी तरह से इस कार्य को जब उठाया है तो आगे तक हम लोग अच्छे से पूरा करें। और सच्ची श्रद्धा और लगन से चित्रगुप्त जी भगवान जी का जन्मदिन भी है, उनके उपलक्ष्य में हम लोग ये शोभा यात्रा उतार रहे हैं। खबर हरिद्वार से, जहां उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के सभी जिलों की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। वहीं बनी कार्यकारिणी के महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी सहित मंडल अध्यक्षों ने मां गंगा का पूजन किया और चुनाव में कांग्रेस की जीत हो इसके लिए मां गंगा से प्रार्थना की। आपको बता दें कि महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि जनता के लिए हमारे द्वारा अच्छा कार्य किया जाएगा। साथ ही विधायक मदन कौशिक के 22 वर्ष के कार्यकाल को लेकर सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि जिस व्यक्ति को जनता ने 22 वर्ष दिए उसके द्वारा अवैध प्रॉपर्टी और नशे का कारोबार बढ़ाया गया। इन मुद्दों पर कांग्रेस से लड़ाई लड़ने का कार्य करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए हम प्रयास करेंगे। ये आपके सामने है हरिद्वार की जनता के लिए, हरिद्वार के लिए जो अच्छा होगा उसको करने की कोशिश करेंगे। 22 साल जवाब दो, 22 साल ये हमारा नारा रहेगा। जिस व्यक्ति को 22 साल आपने दिए हों, प्रॉपर्टी, शराब, स्मैक, दारू और भी जो अनैतिक कार्य हैं, क्या क्या
इस हरिद्वार में हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ने का और मां गंगा की मर्यादा बनी रहे उसके लिए कांग्रेस काम करेगी। लोकसभा में कांग्रेस जीतेगी। खबर पौड़ी तहसील के अंतर्गत राजस क्षेत्र के गांव की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में पेशे से एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया। वहीं क्षेत्र के रेवेन्यू इंस्पेक्टर सुदामा सिंह रावत ने बताया कि विकासखंड कोट के एक गांव के रहने वाली नाबालिग लड़की के पिता ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी है कि उसकी पुत्री को एक व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। आपको बता दें कि आरोप है कि आरोपी ने उनकी पुत्री के साथ जबरन शारीरिक शोषण करने के साथ ही किसी को न बताने का दबाव देते हुए जान से मारने की धमकी दी है। राजस्व उप निरीक्षक देवरानी ने बताया कि नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। आरोपी महेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। राजपुर क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया था कि एक नाबालिग लड़की को एक व्यक्ति जो महेश कुमार नाम का है इसके द्वारा उसको भगाया गया, उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया था, जिसमें मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है धारा 376, 366 क और 506 एवं 3/4 पोक्सो एक्ट में किया गया है। परीक्षण से मेडिकल परीक्षण किया गया है लड़की का, और जिसमें भी उक्त मुकदमे होती है धारा। खबर पौड़ी से, जहां उत्तराखंड क्रांति दल ने सिंगटाली मोटर पुल निर्माण को लेकर एसडीएम इलागिरी से, आपको बता दें एडीएम इलागिरी से मुलाकात की। वहीं सिंगटाली मोटर पुल निर्माण का कार्य कई वर्षों से लंबित पड़ा है, जिसके लिए सिंगटाली पुल निर्माण संघर्ष समिति लगातार संघर्ष कर रहा है। इस पुल निर्माण के बाद कई गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल की दूरियां भी कम होंगी। इसके अलावा यूकेडी जिला अध्यक्ष अर्जुन नेगी, कंजीखाल ब्लॉक अध्यक्ष दर्शन सिंह रावत, कोट ब्लॉक अध्यक्ष सुदीप ध्यानी, पूर्व प्रधान भरत लाल भारती आदि ने कहा कि देवप्रयाग कुलास घुड़दौड़ी मोटर मार्ग का निर्माण भी आधार में लटका हुआ है। अभी ये तो सिंगटाली मोटर मार्ग पड़ता है यहाँ पे यमकेश्वर ब्लॉक में, वहाँ के लोग काफ़ी सालों से 15-16 सालों से इस पुल के निर्माण के लिए मांग कर रहे हैं, जबकि इस पुल के एक बार स्वीकृति हो चुका था, फिर कैंसिल हो चुका है पुल, और उस पुल के लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। और दो मांगे और है हमारे सत्तरखाल क्षेत्र में धर्री पुखरी ली गांव पड़ता है, और अभी तक उस गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई है, और जब वहाँ कोई बीमार पड़ता है तो बड़ी मुश्किल के साथ उनको लाना पड़ता है सड़क में, बड़ी दिक्कत। और ये तीसरी मांग हमारी ये है कि ये जो देवप्रयाग से कुलासो जो रोड जा रही है वो मात्र 15 सालों से 3 किलोमीटर रुकी हुई है। एक ज्ञापन सौंपा गया है सिंगटाली पुल के संबंध में, जिसमें उनके द्वारा एक मांग की गई है पुल की, जो भी नियमानुसार उसमें कार्रवाई कर ली जाएगी। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए एक और जहां भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव फतेह करने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड कांग्रेस अपने ही नेताओं की नाराजगी में उलझी हुई है। दरअसल कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ ने अपनी ही पार्टी हाईकमान के फैसले पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष जैसे सभी पद कुमाऊं के नेताओं को देकर गढ़वाल की अनदेखी की है। तिलकराज बेहड़ के इस बयान का पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी समर्थन किया। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2024 के चुनावी दंगल को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इन तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए भाजपा अन्य दलों से काफी आगे निकल गई है। बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए चुनावी दंगल को जीतने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र के तमाम सीनियर मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के लिए करोड़ों की सौगात लाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली दौरे से वापस लौटे मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोशीमठ प्रभावितों के पुनर्वास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 मकान राज्य को आवंटित किए जाने, 125 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट की स्वीकृति दिए जाने, राज्य में PMGY की सड़कों को बनाने समेत राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की प्रधानमंत्री से मांग की है।
से चूँकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं उन सभी के बारे में उनको जानकारी दी है, कुछ उनसे अनुरोध भी किया है। जो हमारे प्रमुख योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जैसे जोशीमठ का हमारा मेन पुनर्वास होना है, उसके संबंध में भी उनसे अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लक्ष्य है 25,000 मकानों का, वो हमको आवंटित हो जाए। इसी प्रकार से 3200 किलोमीटर PMGSY की सड़कें बननी हैं, उसके लिए भी कहा है। इसके साथ साथ 125 मेगावाट बिजली लगभग हमको जो है छोटे प्रोजेक्टों से 25 मेगावाट से छोटे प्रोजेक्टों से हमको मिल सकती है या बन सकती हैं उसकी योजनाएं, तो उसकी स्वीकृति राज्य को मिल जाए और वंदे भारत एक्सप्रेस जहां से भी सूटेबल हो वहां से एक चलाई जाए। एक तरफ जहां बीजेपी में सरकार से लेकर संगठन तक सभी चुनाव को जीतने की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस अपने ही झगड़ों में उलझी हुई है। दरअसल कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ ने अपनी ही पार्टी हाईकमान के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष जैसे सभी पद कुमाऊं के नेताओं को देकर गढ़वाल की अनदेखी की है। तिलक राज बेहड़ के इस बयान का पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी समर्थन किया है। साथ ही प्रीतम सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रभारी देवेंद्र यादव का नाम लिए बिना तीखा हमला करते हुए कहा है कि उन्हें राजनीतिक का का खा गा नहीं मालूम है। साथ ही प्रभारी प्रदेश में समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, ये आरोप प्रीतम सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रभारी पर लगाए हैं। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता का चयन किया है। अच्छा लगा, पार्टी का निर्णय है, पर उस समय मेरे मन में ये बात आई थी कि अच्छा होता एक पद गढ़वाल को देते, एक पद महत्वपूर्ण कुमायूं को देते। क्यों ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया आज तक नहीं समझ में आता कि गढ़वाल के अंदर विधानसभा की सीटें बहुत ज्यादा हैं। कुमायूं महत्वपूर्ण है उतना ही गढ़वाल महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हरिद्वार से लेकर पूरा पहाड़। अगर एक पद वहां होता तो शायद पार्टी को ज्यादा मजबूती मिलती और एक पद कुमायूं में होता, एक तराई को देते। बैलेंस करना चाहिए था पार्टी को, पर कहीं ना कहीं चूक हुई है। दल होता है वो 2-4 लोगों का नहीं होता है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल कह लीजिए या विचारधारा कह लीजिए, और सब में समन्वय हो पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए, लोगों का ये कार्य होना चाहिए जिनके पास दायित्व है कि वो प्रदेश के अंदर समन्वय बनाने का काम करें। और खास तौर से ये जिम्मेदारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं उनकी बनती है। देखिए, कांग्रेस तो नेतृत्व विहीन हो गई है। कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी हो रही है, सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, बातें बता रहे हैं कि किसी को को नहीं पता है, किसी को ABCD नहीं पता है, और एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस का कारक जो है, कांग्रेस आज जिस हालत में गई है उसके लिए नेता ही तो जिम्मेदार है। कांग्रेस को जनता ने इसलिए तो नकार दिया है कि जब कांग्रेस के नेता एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है, इस तरीके की बातें करके अपने ही नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये कांग्रेस को मुबारक हो। कांग्रेस का हाल जो होना था इससे भी बुरा हाल होने वाला है। कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन जैसे देखा जा रहा है कि तिलक राज बेहड़ जी ने साफ जो है नाराजगी व्यक्त की है, और उन्होंने कहा कि मैं बीमार था और बीमार के चलते मुझे किसी ने मतलब सुना नहीं मेरी बात को, लेकिन जो है ये आगे आने वाले समय में उन्होंने एक चीज़ से चेतावनी दे दी है कि आगे आने वाले समय में ये कांग्रेस के लिए जो है गड्ढा खोदेगी। और मैं तो यहीं पर नहीं रुकूंगा, मैं ये भी कहूँगा कि अभी जो प्रीतम सिंह जी ने सीधे सीधे जो है अपने प्रभारी पर जो है सवाल खड़े कर दिए कि उन्हें राजनीति का ABC तक नहीं आता है, तो इससे तो साफ लगता है कि मतलब इसका पतन तय है। जब वास्तव में जिस पार्टी का प्रभारी ABC नहीं जानता है तो निश्चित ही लग रहा है। कुल मिलाकर 2024 के चुनावी दंगल से पहले कांग्रेस अपने ही नेताओं की बयानबाजी में उलझ गई है।
निश्चित ही कांग्रेस हाईकमान के लिए अपने नेताओं की इस नाराजगी को दूर करना आसान नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर नेताओं में अभी भी नेतृत्व को लेकर नाराजगी होगी तो पार्टी कैसे चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाएगी? कैसे कांग्रेस भाजपा का मुकाबला कर पाएगी? यह कांग्रेस को चुनाव में गढ़वाल की अनदेखी भारी पड़ेगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।